नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। पूरे देश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों के कार्यकाल में किए गए कामों, जिन्हें वो सरकार की कुनीति कहती है, उन्हें जनता के बीच में रख रही है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस संगठन अलग अलग तरीकों से सरकार के कार्यकाल और किए गए कामों को जनता के बीच ले जाने का काम कर रहा है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, आज की चिट्ठी जैसे अभियान चलाकर भाजपा पर कई सवाल खड़े किए गए। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च की गई। इस म्यूजिक एल्बम को कांग्रेस के पूर्व पार्षद और राज्य आंदोलनकारी रवि कुमार जैन ने तैयार किया है, जिसका शीर्षक है स्यूं छ धामी। म्यूजिक लॉन्च पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये एल्बम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के 1 साल के काले कारनामों, भ्रष्टाचार और घोटालों पर आधारित है और जब जनता इस एल्बम को देखेगी तब इस प्रदेश सरकार की करतूतों के बारे में अच्छे से जान सकेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये है कांग्रेस की जीत का गीत? एक साल में इतनी सारी घोटाले, इतनी सारी बदइंतजामियाँ आप सबने देखी हैं कि उसको भाषणों में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से रवि जैन साहब ने अपने इस छोटी सी एल्बम में, म्यूज़िक एल्बम में सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित ही वो बहुत प्रभावशाली है। और हम खुश हैं कि कांग्रेस के हमारे साथी ने एक ऐसी एल्बम बनाई है जिसमें बीजेपी के लगभग सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। और मुझे भरोसा है इस बात का कि इस एल्बम को देखने के बाद जनता की आंखें खुलेंगी और हकीकत में इस राज्य में क्या हो रहा है ये सबकी समझ में आ जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बीते साल में ऐतिहासिक निर्णयों को लिया है और उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार जो है अग्रसर है, प्रतिबद्ध है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आने वाले चुनावों की हार की आहट उन्हें साफ सुनाई दे रही है, इसीलिए वो इतनी सस्ती लोकप्रियता पे उतारू हो गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस इक्वल टू करप्शन की वेब सीरीज़ उनको देख लेनी चाहिए। एपिसोड वाइज जो है वो सभी सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध है। जहाँ तक कर्ण मेहरा की बात है, मैं कर्ण मेहरा को एक सलाह दूंगी कि जनता के बीच में उतर जाइए, जनता के लिए कुछ काम कर लीजिए, वरना जनता आपको विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो ये सॉन्ग लॉन्च हुआ है, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है और कितना जो है इसका इस्तेमाल कांग्रेस आने वाले चुनाव में कर सकती है, कितना लाभ उसे मिल सकता है। हमारी चर्चा में हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। मनोज फुलारा, युवा नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट, यूकेडी प्रवक्ता हैं। कुंवर जपेंद्र, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहीं हरीश मेखुरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यश, माफ़ कीजिएगा, मनोज, मैं आपके पास आऊँगी। क्या कहेंगे, जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है उसके पीछे की मंशा क्या रही है और क्या वक्तव्य रखना चाहते हैं? देखिए मैम, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ये म्यूजिक को लॉन्च किया गया, जो रिलीज किया गया, इसका मेन मकसद यही था टू टेल जनता कि जो डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरीके से फेल रही है अपने गवर्नेंस के मॉडल को लेके। आज अगर हम बात करें और पिछले 10 साल से बात करें, 2014 से बात करें, 2017 में अगर हम लोग आ जाते हैं, डबल इंजन की सरकार, चाहे आप स्टेट में देख लीजिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लीजिए, उसके बाद भी एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। गुड गवर्नेंस की बात की गई थी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, नए नए गोल्स की बात की गई थी, रोजगार देने की बात की गई थी। कहा गया था कि सरकार में आते साथ ही 50,000 जॉब दे दी जाएगी, 3,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। आज जिस तरीके से महंगाई, मुझे याद है आज भी 2014 से पहले एक चांदनी चौक में मैम डांस गाना चल रहा था जिसमें सिलेंडर उठा के एक मैडम कह रही थी कि 400 का सिलेंडर हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम एलपीजी गैस की बात करें और 2017 से आगे चलते रहे तो हमें पता चलता है कि महंगाई जो है वो चरम पे है। आज विराट कोहली से पहले पेट्रोल और डीजल सेंचुरी
सेंचुरी मार चुके हैं। तो मुझे लगता है दीज आर सम ऑफ द कंडीशन। आज हमारी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज ये भूल जाते हैं कि अंकिता भंडारी के पीछे जो वीवीआईपी था उनका क्या नाम है। युवा धामी, युवाओं का धामी के नाम से जाने जाने वाले धामी जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है। चाहे अगर हम युवाओं की बात करें तो जिस तरीके से उनके फ्यूचर पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना दिया गया है, सरकारी सिस्टम उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है, सिर्फ उनके फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए मैं एक सिंपल सी चीज ये कहूंगा, जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा रहा है वो हमारे और आपके सामने है। चाहे आप विधानसभा की बैकडोर भर्ती देख लीजिए, चाहे आप जितनी भी करप्शन की बात, क्योंकि जहां पे देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस की बात की गई थी, संकल्प नहीं उत्तराखंड की बात की गई थी, ये कहा गया था कि 2025 में आदर्श प्रदेश बनाया जाएगा और ये अमृत काल चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये अमृत काल है तो मुझे लगता है इससे बुरा और कुछ नहीं है। और ये 25 साल आने अभी हम लोग 2023 में हैं और ये आने वाले 25 साल के भविष्य को लिखने की कोशिश कर रहे हैं जब भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इट्स अनप्रिडिक्टेबल। कुंवर जपेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। कहीं ना कहीं धामी सरकार पर एक बार फिर कटाक्ष किया गया है, जो कार्यकाल उनका रहा है, जो कुनीतियां कहती है कांग्रेस आपके कार्यकाल में रही है, उस पर क्या कहेंगे? सॉन्ग भी आज लॉन्च हो गया है। देखिए, जमीन की राजनीति करना अब कांग्रेस के लिए बीते जमाने की बात हो गई। अब डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि अब अपने कार्यालयों में बैठकर कहीं वीडियो एल्बम लॉन्च करेगी, कहीं कोई नई पटकथा लिखी जाएगी, या कहीं कोई वृत्त चित्र बनेगा, या कहीं कोई टेली फिल्म बनेगी, तो ठीक है। अगर अब कांग्रेस के लोग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रोल में आकर वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह इस तरह करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। काम तो कुछ करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रोफेशन को कांग्रेस के लोगों ने चुना है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जमीनी राजनीति अब कांग्रेस के लिए बीते जमाने की बात हो गई है, कांग्रेस के नेताओं के लिए। हाँ, अब एक थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं, उन्हें आज भी ये लगता है कि पता नहीं ऐसा कौन सा करिश्मा हमारा नेतृत्व कर देगा, या ऐसा राज्यों में कोई ऐसा चेहरा निकल के आएगा। तो स्थिति तो ये है कि ना तो कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर चेहरे बचे हैं, ना कांग्रेस के पास प्रादेशिक स्तर पर चेहरे बचे हैं। हाँ, कुछ अब कार्यकर्ता कुछ अपनी जोर आजमाइश करते हुए दिखते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें राजनीति में बने रहना है तो वो करना भी चाहिए। और कांग्रेस का किया कांग्रेस के सामने है, देश के सामने। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को उसके प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उसका प्रमाण देने में भरोसा रखती है। उस पर भी आएंगे चर्चा में सर। है जनता को जवाबदेही है, जनता के प्रति, ना कि कांग्रेस के प्रति। शांति प्रसाद जवाबदेही है उस वोटर के प्रति जिस वोटर ने भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार को स्थापित की है उत्तराखंड के अंदर, सभी मिथकों को तोड़ते हुए। इस पर भी आगे चर्चा में बात करेंगे सर, तमाम मुद्दों पर हम जिक्र करेंगे। कर रहा है उसको सहयोग करने की दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी 25वीं वर्षगांठ से पहले जिस तरह से प्रदेश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है युवा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में, तो वो भारतीय जनता पार्टी उस पथ पर आगे बढ़ रही है और वो करके दिखा रही है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, सर आपका क्या वक्तव्य है जो आज सॉन्ग लॉन्च हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है, मुद्दे उठा रही है, जो कार्यकाल में कुनीतियां वो कहती है लेकर आई है धामी सरकार? देखिए दिव्या जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो गीत लॉन्च किया है ये किसके द्वारा हुआ है। ना तो केंद्र के कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र के नेताओं के द्वारा लॉन्च हुआ है, ना राज्य सरकार के जो इनके अध्यक्ष हैं यहाँ पे राज्य के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक पार्षद की मन की सोच है, उसने बेचारे ने गीत बनाया, अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको कह दिया कि भाई एक पार्षद ने बनाया है, बहुत अच्छा गीत है। यहां तक तो ठीक है कि एक पार्षद के अंदर उत्तराखंड का प्रेम था, उसने घोटाले पर गीत बनाया। गीत की गुणवत्ता क्या है मुझे इस पे जाने की जरूरत नहीं है, गीत बनते हैं। बात ये कहने की है कि कांग्रेस यदि ये कहती है कि इस गीत में घोटालों पर भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा जनता के बीच में ला रहे हैं, तो सवाल फिर वहीं खड़ा होता है
कि हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री काल में क्या हुआ। क्या गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने वो अमृतकाल का काम कर रहे थे? परिवार में बेटा भी, बहू भी, चाचा भी, दादा भी, यहाँ तक कि खुद भी, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कहाँ फिर भ्रष्टाचार? वहां तो मुख्यमंत्री 3 कदम आगे बढ़ के विचलन की चिट्ठी में एक पत्नी के कहने पर किसी को सीधा नौकरी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस राज्य को बने 23 वर्ष हो गए। इस राज्य के जो बुनियादी सवाल थे उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ है। देखिए, राज्य मांगा इसलिए गया था कि पहाड़ से पलायन रुके, व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उत्तराखंडियत पर काम हो। बता दीजिए, न राजधानी का मसला तय हो रहा है, न भू कानून लग रहा है, नौकरियां सरेआम बिक रही हैं। इसमें किसी एक पार्टी को मैं कहूं कि ये खराब है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नीतियां राज्य विरोधी थी, राज्य आंदोलन के दौर में भी और राज्य बनने के बाद। तो आम जनता के मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई है। हमने सत्ता बदली जरूर है, चरित्र नहीं बदला, परिणाम आपके सामने है। भर्ती घोटाला कांग्रेस में भी हुआ, भाजपा में भी हो रहा। जमीन घोटाला कांग्रेस में भी हुआ, भाजपा में भी हो रहा। उत्तराखंड की विरोधी राजधानी विरोधी कांग्रेस भी थी तो भाजपा भी है। पलायन कांग्रेस के राज शासन काल में भी था तो भाजपा के शासन काल में भी है। उत्तराखंडियत खत्म अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उत्तराखंड की जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है। और कांग्रेस का कितना बड़ा दुर्भाग्य हो चुका है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष एक पार्षद के लिखे हुए गीत को अपने जीवन के लिए एक संजीवनी के रूप में देख रहा है। ये कांग्रेस का गर्त में जाने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और अध्यक्ष देखिए, छोटी और सस्ती लोकप्रियता से राजनीति नहीं होती। मेहरा जी, आपके रिश्तेदार भर्ती घोटाले में हैं और जिस तरीके से वो कांग्रेस को गर्त में लेके जा रहे हैं, आपको उस पर सवाल जवाब करना चाहिए। आप ये झूठ और ये सस्ती लोकप्रियता से कांग्रेस को आगे नहीं ले जा सकते। कांग्रेस की फूट यदि देखनी है तो प्रीतम और हरीश रावत को देखिए। क्या ये गीत भी आप दिखाओगे जिन्होंने एनडी तिवारी को नहीं बख्शा, जिन्होंने कांग्रेस की हालत पतली करी, इस पर गीत बनाइए। उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंकना बंद करें। और ये गीत एक व्यक्ति का गीत है। कांग्रेस इसके सहारे यदि भ्रष्टाचार में ध्यान भटकाएगी तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दोनों चोर मौसेरे भाई हैं और उत्तराखंड के लिए इन्होंने आफत लाई है। ठीक है, हरीश मैपुरी जी, आपसे मैं वक्तव्य जानना चाहूंगी, आपका क्या कहना है इस गाने पे? शांति प्रसाद भट्ट जी ने तो अपना वक्तव्य दे दिया है कि एक पर्सनल गीत की तरह से देखना चाहिए, ये पार्टी का गीत नहीं हो सकता, ना केंद्र ने इसे लॉन्च किया ना प्रदेश ने। दिव्यदर्शन जी, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में गीत लॉन्च होने का चलन रहा है। नौ छमी नारायण आपने गीत सुना होगा, अब कतिगा खेलू गीत सुना होगा। अब ये नया गीत भी एक पार्षद ने लॉन्च किया है। असल में ये उनके निजी भाव होते हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो में इसलिए देखे जाते हैं कि वो उनके कार्यकाल में आते हैं जी। तो हमारे देश में संवैधानिक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी की, कर सकते हैं और लॉन्च हो गया। कोई इसमें बहुत विवाद जैसी बात मुझे लगती नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और निश्चित रूप से यदि विपक्ष में बैठे हुए दल उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं तो वो उनका अपना पार्टी के स्तर पे सोचना हो सकता है। लेकिन मैं इसको एज ए गीत ही देखता हूँ, एज ए सांस्कृतिक कार्यक्रम ही देखता हूँ। और राजनीतिक व्यंग्य भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक लड़की गाती है, नेहा ठाकुर करके। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल गीतों को भी गाते हैं। इसको लोकतंत्र की स्वतंत्रता कहा जा सकता है। मैं इससे थोड़ा सा आगे दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। उत्तराखंड बड़ा छोटा राज्य है। इसकी मतलब जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश के एक जिले के बराबर भी, मतलब बहुत सारे जिले इतने बड़े थे वहां पर पहले। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस छोटे से राज्य की 3 राजधानियां बन गई। शांति प्रसाद भट्ट जी ने इस ओर इंगित भी किया थोड़ा सा।
एक पहले से बनी हुई है देहरादून में, एक उधर रायपुर में भी बन रही है और गैरसैंण में भी हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। अब जो राज्य की अवधारणा थी वो यही थी कि थोड़ा सा ये पर्वतीय क्षेत्र बहुल्य राज्य है, लखनऊ हमारे लिए दूर हो गया है, इसी के लिए आंदोलन किए थे। लेकिन हम आके देहरादून में बैठ गए, गाड़ी वहीं की वहीं है, अटक रखी। ठीक है। तो निश्चित रूप से इस छोटे राज्य पे 3 राजधानियों का भार बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि गैरसैंण को सरकार स्थायी राजधानी के रूप में विकसित करे। सुशीला बलोनी जी कल इस धराधाम से विदा ले चुकी हैं। उनके बड़े उत्तराखंड के राज्य में उनका बड़ा योगदान रहा संघर्षों में, और वो अकेली नेता थी जो आज भी किसी भी मुख्यमंत्री को डपट देती थी और अपने बच्चों की तरह व्यवहार करती थी, और उन्होंने उन संघर्षों को देखा था। ठीक है, जवाब ले तो लेते हैं। अगर उनको हम आज श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से गैरसैंण का रुख सरकार को करना चाहिए। वहाँ पे संसाधन डेवलप करने चाहिए, शिमली में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। हाँ, चर्चा में वहीं आएंगे सर एक उस पे। कंथुई है। उसके भी जवाब ले लेंगे। दोनों बीजेपी कांग्रेस हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज फुलारा जी, ये कहा जा रहा है कि एक पर्सनल व्यक्ति का ये गीत होता है, ना केंद्र इसे लॉन्च करती है ना प्रदेश, लेकिन एक व्यक्ति के गीत को एक पार्टी का गीत बना देना, उसके सहारे आगे चलना, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये आपके बैकफुट पे भी आ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से गीत लाया गया है वो उनका अपना पर्सनल, आप भी ये मुद्दे उठाते हैं पार्टी फोरम पर, लेकिन कितना आपके लिए ये लाभकारी होगा? देखिए मैम, ये जो म्यूजिक लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है, इसका मेन मोटिव यही है कि जनता को हकीकत बताई जाए कि ग्राउंड लेवल में किस तरीके से काम चल रहा है। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड या फिर मैं पूरे देश की बात करूं तो जिस तरीके से सोशल हार्मोनी अंडर स्ट्रेस देख रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से प्रहार चल रहा है, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जो मेन मुद्दे हैं वो क्या होने चाहिए, आप मुझे बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मेन मुद्दा है, इन्फ्लेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं एक मेन मुद्दा लगते हैं। लेकिन मैं आगे चल के बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे मुद्दों को, ये बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, ये कहते हैं कि हम यहाँ के बच्चों को बाहर भेजेंगे। एक वर्ड होता है ब्रेन ड्रेन, जिसका मतलब ये होता है कि बच्चे यहाँ पढ़े तो यहीं पे जॉब करें, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करें, लेकिन ये यहाँ के बच्चों को बाहर भेजेंगे। प्रायोरिटी इन्हें पहले अपने प्रदेश की रखनी चाहिए थी, बट दीज आर द कंडीशन। ये बाहर भेज रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा बाहर में कौन बैठा हुआ है। यहाँ पे भी बिठवा दीजिए किसी को जो यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके। तो मुझे लगता है मैम, देखिए ये ऐसे मुद्दे पकड़ रहे हैं जो पहले तो राज्य के है ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल राज्य के मुद्दे है ही नहीं, ये सेंट्रल के मुद्दे। यहाँ पे इन मुद्दों को लेके आने जिनका कोई व्यक्तित्व बनता ही नहीं है। अच्छा मनोज, लेकिन ये आप लोग के पहली बार मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। कई अभियान आप इस प्रदेश में चला चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आप चला चुके हैं। भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी ने चलाया था, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यहाँ चलाया गया। आज की चिट्ठी शीर्षक जो आप लोगों का था, रोज एक चिट्ठी लिखी जाएगी एक मुद्दे पर, वो भी आप लोगों ने चलाया। उसकी सफलता कहां तक पहुंची है? क्या आपको जो सवाल आपने उठाए थे, क्या उसका जवाब आपको मिला है? प्रधानमंत्री से आपने सवाल किए, गृह मंत्री से सवाल किए, मुख्यमंत्री से सवाल किए, उसके जवाब आपको मिल गए क्या? देखिए मैम, दिक्कत यही तो है कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो इनके मंत्री चुप्पी ढाले। आज आप आज ही देख लीजिए, उत्तराखंड में कौन ऐसे मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा। आज उत्तराखंड की बात करूं तो आपको पता है सबसे पहला स्टेट है जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी में। आप ये तो मानती होंगी ना कि उत्तराखंड इज गुड फॉर इट्स एजुकेशन। एजुकेशन जब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आप स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? ये कहते हैं हम अटल उत्कर्ष योजना लेके आए हैं जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करेंगे। तो एक स्किल्ड पर्सन, मुझे लगता है वो साइलेंट हो गया, वो किल हो चुका है, और मुझे लगता है कि वो इतना कैपेबल, आप इतने कैपेबल नहीं है क्या कि उनको जॉब प्रोवाइड कर सके? देखिए मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बात करें, चाहे आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करें। देखिए मैम, आप भी ये मानते होंगे पिछले साल से जब से चुनाव चल रहा है, जब से इलेक्शन चल रहे हैं, हमेशा से महंगाई एक ऐसा मुद्दा रहा है जो आम जनता को सबसे ज्यादा चुभता है। बेरोजगारी एक हमेशा से एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा फ्रंट लाइन पे रहता है। अच्छा, आपने कहा, आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया कि जब सिलेंडर महंगा हो गया था कांग्रेस शासनकाल में तो सड़कों पर आ गई थी। उनके प्रदर्शन में ऐसा क्या था कि कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला, और उत्तराखंड में तो दूसरी बार भी मौका मिल गया है? इसके बीच में कांग्रेस ने कितनी बार आवाज उठाई, नहीं महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन फिर क्या आप ये कहेंगे कि आपका प्रदर्शन करने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया, या जनता तक आपकी आवाज नहीं पहुंची? देखिए मैम, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वी आर वर्किंग अंडर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर करके हम लोग आगे चलते हैं। और जो अहम मुद्दे हैं, मैं वही मानता हूँ कि जो अहम मुद्दे हैं वो कहीं खो से गए हैं। आज अगर आप बात करेंगे तो ये विकास की बात नहीं करेंगे, रोजगार की, महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे धर्म की। क्योंकि भाजपा, मुझे लगता है आने वाले समय में भी ऐसी होगा कि भाजपा जो है वो धर्म बन जाएगी और धर्म को बाद में भारत का नाम चेंज करके वो भाजपा रख देंगे। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स
देखिए मैम, मेन मुद्दों पे बात की नहीं जा रही है, बात की जा रही है। आप देख लीजिए विधानसभा के इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा यूपी में 20-80 कौन कर रहा था। जितने भी हेट स्पीच की अगर आप बात करें, इन चाहे आप सीए एनआरसी की बात कर लीजिए, चाहे फिर मध्य प्रदेश के जो इनके एमपी बैठी हैं वो किस तरीके से बयान देती है, राजा जी कैसा बयान देते हैं, वो हम सबके सामने दी। तो ये वो मुद्दे थे ही नहीं जिन्हें मुद्दा बनाया गया है। ठीक है। चाहे आप अभी आप कालाडूंगी में देख लीजिए, चाहे आप रामनगर में देख लीजिए, 10 साल से इनके एमएलए वहां पे बैठे हुए, उनको अभी तक ज्ञात नहीं था कि क्या चीज वहां पे चल रही है, और अचानक ये मुद्दा लेके आ जाते हैं क्योंकि चुनाव पास आ रहा है। कुंवर जपिंदर जी, आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप एक तरीके से प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं, सर्टेन जो मुद्दे रियल इश्यूज हैं उनको ना उठाकर जो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो और चीज़ों के नाम पर हो। आप लोगों ने आपने कहा कि कांग्रेस जो है प्रोड्यूसर बन गई है, फिल्म मेकर बन गई है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी एपिसोड नहीं लेकर आई थी कांग्रेस फाइल्स के नाम से? क्या उसका अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले ही टीजर दूसरे सीजन का रिलीज नहीं किया है? तो ये तो वीडियो वॉर कह सकते हैं जो दोनों बीजेपी कांग्रेस के बीच में हो रही है। देखिए, कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये जमीनी राजनीति को बिल्कुल भूल गए। दे आर फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो देख ही रहे हैं कि आप जो लीडरशिप का क्राइसिस है, सिर्फ स्क्रीन पर बैठ के अच्छी अच्छी बातें करने से या आरोप लगा देने भर से राजनीति नहीं होती है। आप ये देखेंगे कि राजनीति जमीनी स्तर पर होती है, जमीन में काम करने से होती है। और ठीक है कि आप 100% किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 50, 60, 70% सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, देश के मुद्दों को एक एक करके हल कर रहे हैं, और पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की सहायता सरकार कर पा रही है, चाहे वो राज्यों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, या आप डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अगर हम बात करें, तो वहां आप देखेंगे कि 2014 के बाद से निरंतर काम चल रहा है। लेकिन जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, क्या वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है? कुंवर जपिंदर जी, और आज 2014 के बाद कितने एम्स बने हैं। ठीक है, आपकी बात समझ पा रही हूँ मैं, लेकिन नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सवाल, छोटा सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए कि जो क्या कांग्रेस मुद्दे उठा रही है वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है? जमीन से जुड़े हुए मुद्दों के लिए जमीन पे उतरना पड़ता है, और जमीन पर उतर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्य करता है। चाहे वो हमारा छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा पदाधिकारी हो, हमारा किसी भी लेवल का कार्यकर्ता हो, तो वो जमीन पर उतर कर निरंतर उन मुद्दों को हल करने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो वो ये कहने की बातें नहीं है, ये सब एक साक्षात परिणाम है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए तो बस क्या कहें, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कुछ लाइनें ढूंढकर बोलकर समय व्यर्थ किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो है, एक बहुत बड़ा एक टास्क है कि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों के पंक्ति में स्थापित करना, और उसी दिशा में केंद्र का सहयोग मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी पूरी गति के साथ और पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में इसके पूरी तरह से प्रमाणित प्रमाण जनता के और आपके सबके सामने। ठीक है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा करेंगे कि ये जो वीडियो सामने आया है, गीत लॉन्च किया गया है कांग्रेस द्वारा, ये कितना सही साबित। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर हमारी इस चर्चा में बहुत स्वागत है, और लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने वक्तव्य सुना दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, क्या लगता है कमी कहाँ है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर अंडर परफॉर्मेंस कांग्रेस की है कि कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो बैठ नहीं पा रहा है? देखिए दिव्या जी, जो मैं बात बोलूँगा जी, इसको समझने की ज़रूरत है, और जनता इस बात को समझ भी रही है। हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हम देवभूमि हैं। भारत के लोकतंत्र में हमारे क्षेत्र को देखकर लोग सबक लेना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी सनातनी है देवभूमि में आकर ये महसूस करता है यहाँ के लोग सीधे हैं, ईमानदार हैं, सत्य है। क्या हो रहा है? जो चरित्र हमारा जनता से बाहर निकल रहा है इन राजनेताओं के कारण, हमारी छवि धूमिल हो रही है। देखिए लोकतंत्र कितना पतित हो चुका है। प्रेमचंद्र अग्रवाल सड़क पे मूल निवासी को मारता है,
फिर अपना ही कुर्ता फाड़ता है और फिर प्रेस के पास आके कहता है कि मेरा कुर्ता फाड़ दिया, मुझे लूट लिया। यहां तक तो माना जा सकता है कि एक गुंडा, एक मवाली, एक पार्टी का टिकट लेकर चुनाव जीत गया, पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिला, वो मंत्री भी बन गया। यहां तक एक पार्टी के अंदरूनी मामले को समझा जा सकता है। मगर उसके बाद जब लोकतंत्र में शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति सरासर झूठ को समझकर, जानकर अगर चुप होकर उस मंत्री पर कार्रवाई नहीं करता, तब समझ में आता है कि यह पूरा कुनबा ही झूठों का, बेईमानों का, गुंडों का, मवालियों का है। यह राजनीतिक आरोप नहीं है, यह सिद्ध है। क्यों? क्योंकि एक बार गलती करी हो माना जा सकता है। आप नौकरी बेचने में नंबर 1, आप भगत राम कोठारी को सरेआम गाली बकते हो, वो भी भाजपा का। आप आरएसएस के लड़के को सरेआम सड़क पे पीटते हो, वो भी आपके परिवार का। उसके बाद भी यदि मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते तो यह देवभूमि का चरित्र नहीं है जी। इसका मतलब बाहर से आए और उत्तराखंड को कलंकित कर रहे और मुख्यमंत्री उसे पोषित कर रहे। अभी मैं आपको एक घटना बता देता हूं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की योद्धा, जिनको ताई के नाम से जाना जाता था, माजी के नाम से जाना जाता था और सर्वमान्य नेता थी राज्य आंदोलन की, सुशीला बलूनी जी, आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी अंत्येष्टि हुई। 1 महीने पहले की उनकी वर्डिंग कि बेटा इस राज्य को बचा लो, बहुत बुरी स्थिति में चले गया, ऐसे सपनों का उत्तराखंड हमने नहीं देखा था, यहां तो जो है नोचने पे आ गए। सोचिए, एक एक कर तमाम राज्य आंदोलनकारी अपने अंतिम घर की ओर जा रहे हैं। जो सपना यहां पहाड़ के लोगों ने देखा था गुर्बत में, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, उनका सिर्फ एक सपना था कि हमारे बच्चे उदासी से दूर हों, उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, गांव में खुशहाली हो। दिव्या जी, आप भी पत्रकार हैं, अखबार ये बताते हैं चीख चीख कर कि आकंठ दलाल संस्कृति के लोग उत्तराखंड की छाती को चीरकर उत्तराखंड के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। आप बताइए, मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरा काम है सवाल खड़ा करना। अगर सरकार मुकदमा लगा दे मैं क्या करूं? अगर मैं कोई आरटीआई से सवाल जवाब करूं सरकार से, सरकार ना दे तो मैं क्या करूं? ये इतने निर्लज्ज और बेशरम हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है झूठे दस्तावेज लेके पहुंच जाते हैं। परिणाम आपके सामने है। झुग्गी झोपड़ी बचानी है, देखिए कहते हैं ना जमीन से जुड़ा हुआ काम, ये तो जमीन बेचने वाला काम करते हैं। हम जब कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोग आ गए, तब ये कहते हैं कि ये तो बाहर वालों का विरोध कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट कहता है कि उत्तराखंड को बचा लीजिए, ये जितने भी नाले खाले हैं इन्हें छुड़ाइए, ये अध्यादेश ले आते हैं। और जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून सख्ती से लागू करो, तब ये कहते हैं कि नहीं भू कानून की जरूरत नहीं है, तब ये बाहर वालों को बसा देते हैं। तो ये राज्य मांगा किस लिए था? मैं यमकेश्वर क्षेत्र का हूं। दिव्या, सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि राज्य का सबसे नजदीकी ब्लॉक है मेरा, विधानसभा सबसे नजदीक की है मेरी। वहां ये हालत है 12 बजे के बाद गाड़ी नसीब नहीं है। जंगली जानवर सरेआम बच्चों को मार रहे हैं दिन में, और डीएम साहब अरे नहीं ऐसा करो, कर्फ्यू लगा दो। अरे भाई, हे डीएम, अगर तू पहाड़ी होता तो तुझे पता होता कि अबे कर्फ्यू तो पहाड़ में वैसे ही लगा रहता है। तू शहर का डीएम है या गांव का? मगर वो क्योंकि पूरब के आए हुए कर्फ्यू सुना हुआ लगा दिया। अरे भाई, कर्फ्यू कहाँ लगाया ये बताओ? गाड़ी तो है ही नहीं सड़कों पे, आदमी तो है ही नहीं सड़कों पे। गांव में सुरक्षित नहीं है आदमी, और गांव में सुरक्षित रहने के लिए आपको व्यवस्थाएं ऐसी करनी चाहिए, चाहे वो ग्राम सेवक को आर्थिक रूप से मजबूत करो, चाहे वन सेवकों को आर्थिक रूप से मजबूत करो, मगर ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गांव में मानव का और जानवर का टकराव ना हो। इस पे काम नहीं करना। गुणी बंदर मुरादाबाद से, मेरठ से, दिल्ली से लाके यहाँ छोड़ दो, और पहाड़ के आदमियों को कहो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, यहाँ छोड़ के भागो। ये जो नीति बन रही है, ये उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर हर तरह की स्थिति खराब है। मैं पूछना चाहता हूं, सिंगताली पुल के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आंसू बहा गया हमारे यहाँ के बनाएंगे। बीन नदी के पुल के लिए मुख्यमंत्री भी रिबन काट रहा, विधायक भी रिबन काट रहा, मगर वो बीन नदी का पुल आज तक नहीं बना। किमसार रोड के लिए मर गए लोग, धरना प्रदर्शन करके जल समाधि तक ले ली, मगर रोड नहीं बन पा रही है। कारण वन अधिनियम। ये सांसद वहां मूंगफली खाने के लिए भेज रहे क्या हम दिल्ली में?
ये जाकर क्यों नहीं बोलते कि उत्तराखंड में वन कानून को जो है ठीक करो, मगर करना नहीं है। और ये जो नूरा कुश्ती है, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, हमारे मरने के बाद इस नौजवान पीढ़ी में से कोई निकल कर आएगा भी संघर्ष वाला। ये मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा बोलता है, पढ़ा लिखा है, बोलने से लगता है क्वालिटी है, मगर सारा ही झूठ बोलेगा कि भाजपा बेईमान है और कांग्रेस। हरीश रावत कौन है? तुमने विधानसभा घोटाला नहीं किया, तुमने जमीन घोटाला नहीं किया, मगर मैं ठीक वो चोर, ये नहीं चलेगा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंडियत को खत्म किया है और मैं जनता के सामने राज्य आंदोलनकारी होने के नाते बड़ा तीखा बोलता हूं। आप अपने निजी स्वार्थ में अपने बच्चों का गला घोट रहे हो, हमने नहीं रहना, मगर आने वाली पीढ़ी जो भाजपा कांग्रेस को पोषित कर रहा है उसके लिए मेरा सवाल है, यदि भाजपा कांग्रेस इस राज्य के अंदर सही थी तो 42 सिर क्यों कटवाए उत्तराखंड आंदोलन में? अगर ये दोनों पार्टियां ठीक थी तो अलग राज्य के लिए सड़कों पर क्यों मां बहनें उतरी? ये वो सवाल है जो अपनी अंतरात्मा में आपको पूछने पड़ेंगे। और जिस दिन आदमी ने अपने अंतरात्मा में पूछ लिया कि अगर हमको यही राजनीतिक बेईमान पसंद थे तो हम उत्तर प्रदेश में ठीक तो थे, लूट रहे थे हम, मगर जब अपनी पहचान के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने नौनिहालों की खुशहाली के लिए, गांव की उदासी को खत्म करने के लिए अगर आपने आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो की बात कही, तब फिर ये फिर हो क्यों रहा है इन 22-23 सालों में? यदि इसका जवाब आप लेंगे तो हर नागरिक के अंदर आत्मा में यह जवाब आएगा कि हमने इन बेईमानों को यहाँ पोषित कर दिया, इन्होंने हमारा अस्तित्व मिटा दिया। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और नई पीढ़ी को जिस तरीके का झूठ परोसा जा रहा है, यह उत्तराखंडियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि गांधी और सुभाष इस देश में जरूरत नहीं है। यहाँ चोर, उचक्के और टुच्चे बड़े नेता के पैर पकड़ो, टिकट लो, दबा के 20% से 40% खाओ। इस नीति में यदि आप केंद्र की तरह राज्यों को चलाओगे तो आने वाले समय में सीमांत क्षेत्र के हैं, नक्सलवाद को कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से मणिपुर चल रहा है, जिस तरीके से अरुणाचल के अंदर सिखी भाषा बोली जा रही है, एक दिन उत्तराखंड में भी ऐसा होने लग जाएगा। ये मैं एक राज्य आंदोलनकारी का दर्द होने के नाते बोल रहा हूं। उत्तराखंड को बचा लीजिए। भाजपा कांग्रेस बाद की बात, पहले अपना राज्य और अपने बच्चों को देख लीजिए। ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए ये कांग्रेस गीत के सहारे अपना जीवन बना रही। अरे जिस पार्टी के नाम पे मौसमी गीत चले हो उनको तो शर्म करनी चाहिए कि आपका चरित्र कैसा है। हरीश मेकुरी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी ने वो तमाम मुद्दे उठाए जो शायद इस प्रदेश में जो मांग की गई थी पहाड़ी राज्य की, वो पहाड़ की समस्या आज भी बरकरार है। दोनों भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये जो वीडियो वॉर है, पहले पोस्टर वॉर हम देखते थे चुनाव के टाइम पे, ट्विटर वॉर हमने बहुत सारे देखे हैं, अब वीडियो वॉर एक नया चलन शुरू हो गया है कि एक पार्टी वीडियो बनाती है, फिर दूसरी पार्टी वीडियो बनाती है और इस तरीके से जो है एक दूसरे की कमियां दिखाई जाती हैं। लेकिन इससे कितना फायदा जनता को पहुंचता है? क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जनता के सामने क्या रखा जा रहा है, जनता के सामने मुद्दों के नाम पे क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस फुलफिल करना चाहती है कि वाकई उनको लोगों की चिंता है? दिव्यदर्शनी जी, सोशल मीडिया का जमाना है और वीडियो को लोग ज्यादा सरलता से देखते हैं, इसलिए वीडियो गेम, वीडियो गाने छोटे रहते हैं। और राजनीतिक दलों का कार्य ये है कि जो सरकार में होते हैं वो कहते हैं हमने बहुत विकास कर दिया, जो विपक्ष में होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई इसके बीच है। थोड़ा सा काम हुए भी हैं, थोड़ा सा और होने चाहिए। कुछ चीजें गलत भी हुई हैं, जैसे उत्तराखंड राज्य को 6 नेशनल पार्क, 6 नेशनल सेंचुरी के बीच घेर दिया। मतलब आग, बाघ, सारे जंगली जानवर, हिंसक जानवर, अगर कहीं कुंभ होता तो वहां से उठा के सारे जो बंदर और लंगूर हैं उनको उठा के उत्तराखंड डाल दो। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। 6 नेशनल पार्क और 6 नेशनल पार्क सेंचुरी जिन सरकारों में बनाई गई उत्तराखंड को, मतलब ये अभ्यारण्य बनाया गया है, और ये यहाँ आदमी रहेंगे कैसे? तो उसी समय विरोध होना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें हमें जब चुनाव आते हैं तब ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ठीक है छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हमें पार्टियों की तरफ से देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बड़े चुनाव हैं, क्योंकि निकाय चुनाव हैं, 2024 के चुनाव हैं, ऐसे में इतने बड़े स्तर पर म्यूजिक लॉन्च करना हो, वीडियो लॉन्च करना हो, आरोप प्रत्यारोप लगाना हो, इससे उत्तराखंड की जनता को आज तक कितना फायदा पहुंचा है? नहीं, उत्तराखंड की जनता को तो तब फायदा होगा जब आप गैरसैंण राजधानी बनाए।
जब आप यहाँ की सड़कें अच्छी बनाएंगे, हर गांव सड़क पहुंचाएगा, वीडियो बनाने से नहीं होगा फायदा, और गांवों में बिजली और पानी पहुंचेंगे। अगर बेरोजगारी है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, अगर महंगाई है तो आपके सुझाव क्या है उसके लिए वो करो। मुद्दे उठा के काम नहीं होगा, आपका सुझाव भी देना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, अभी बहुत सारे हमारे जो उत्तरकाशी हैं, चमोली है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं, तो एक एक बना दो। आपने तो जिलों में बनाने ही बनाने हैं, तो चुनाव के टाइम क्यों रुके हैं? अभी से काम शुरू होना चाहिए उस पे। और जैसे हमारी चारधाम यात्रा है, तो उसको थोड़ा सा और बैलेंस किया जा सकता है। बाहर से लोग आते हैं, मौज मस्ती करने वाले, यहाँ के वीडियो बना के ले जाते हैं सोशल मीडिया पे, उत्तराखंड के 4 धामों की छवि खराब करते हैं। तो उस पर थोड़ा सा किस तरह से हम काम कर सकते हैं, उस दिशा में भी काम होना चाहिए। ठीक है, गैरसैंण राजधानी की दिशा में काम होना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन उसका स्थायी समाधान जनसंख्या नियंत्रण ही है, उसको आना चाहिए। धर्म के मुद्दे की जहां तक बात है, निश्चित रूप से धार्मिक मुद्दा अब सचमुच मुद्दा है। आप धर्म के आधार पर देश बना देते हैं, पाकिस्तान बना देते हैं, भारत को जो है धर्मशाला बना के छोड़ देते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको इस मुद्दे पर भी अब विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। मनोज फुलारा जी, यहाँ पर विधान की बात करते हैं, समान विधान की बात करते हैं, लेकिन समान विधान तो तब होंगे ना जब सबके लिए एक जैसा कानून हो। आप जाति के आधार पर कानून बनाएंगे, धर्म के आधार पर कानून बनाएंगे, तो न जातियां समाप्त होंगी, न जाति व्यवस्था समाप्त होगी, न धर्म के आधार पर लड़ना भिड़ना समाप्त होगा। तो सबके लिए एक जैसा विधान लाने में क्या दिक्कत है? तो ले ही आओ। तो निश्चित रूप से इन मुद्दों को मतलब इसमें सुझाव भी आना चाहिए, खाली मुद्दे उठा के काम नहीं होगा। ठीक है, आपने सुना मनोज फुलारा जी, जिस तरीके से कहा गया है कि सिर्फ मुद्दे उठाने से फायदा ना नहीं पहुंचेगा, आप लोगों को उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर बात करें आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल के बारे में, तो आप लोग सवाल उठाने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन सजेशंस की अगर बात की जाए तो कितने बार आपके प्रतिनिधि मंडल नॉर्मली भी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं मुलाकात करने, किसी भी जो लॉ बनता है या कोई भी योजना आती है उसको लेकर कभी अपने सजेशंस देने के लिए कितने बार आप लोग गए हैं? मैम, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम सजेशन देते हैं तो क्या ये सुनते हैं? अभी सर ने स्टार्ट किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पावर, अगर पावर किसी पे आती है तो पावर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जिस तरीके से पावर को एक एडवांटेज की तरह लिया जाता है, मुझे लगता है इसका रिजल्ट सही नहीं होगा। अभी कुंवर जी ने कहा कि हमारे जितने भी लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और मुद्दों को उठाते हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? ये कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। जरा टिहरी पे आइए, टिहरी की जो MP हैं माला लाल लक्ष्मी जी, उनके बारे में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, बताइए जरा लास्ट टाइम संसद पे खड़े होकर कब उन्होंने प्रश्न पूछे थे? कब उत्तराखंड की टिहरी जिले के लिए उन्होंने चिंता प्रकट करी? कब वो लोगों के बीच में आई? देखिए मैम, इनका हमेशा से ये रहा है कि जो राजमहल में रहते हैं उनको टिकट दे दो, वो टिकट ले लेते हैं, वो जीत जाते हैं, फिर राजमहल में जाके बंद हो जाते हैं। इस तरह की राजनीति, देखिए मैम, उत्तराखंड में लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ पे इस तरह की राजनीति, लोग चाहते हैं कि देखो ये जो प्रदेश है विकास करे। दूसरा सर, जब हरीश जी ने कहा कि देखिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, हमें सामान्य लाना चाहिए, देखिए सर हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी समझने की जरूरत है कि अगर किसी चीज की पॉजिटिविटी होती है तो उसकी नेगेटिविटी भी होती है। आपने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, आप चाइना पे आके देख लीजिए, आपको नहीं पता कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। आज भी हम यहाँ, ये मैं मानता हूं कि उत्तराखंड या फिर हमारे इंडिया में, सर प्लीज एक बार सुन तो लीजिए, सर सुन लीजिए, मैं आपको अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कुछ सजेशन दे रहा हूं, आप उसे सुन लीजिए सर। देखिए मुझे एक बात बताइए, ये मैं मानता हूं कि लैक ऑफ, सर प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। नहीं, मैं आपको अपोज नहीं कर रहा हूं सर, मैं अपने सजेशन रख रहा हूं, तो सर ट्राई टू बिकम गुड लिसनर। सर मेरे सजेशन तो सुन लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया में ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, लेकिन बिना अवेयरनेस के किसी चीज को लोगों पे थोप देना, लोगों पे सजा की तरह थोप देना, आपको लगता है ये सही है? डोमेस्टिक वायलेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है आज भी इंडिया में। अगर आप बात करेंगे तो फीमेल चाइल्ड स्ट्रीट में या डस्टबिन में हमें फेंके हुए दिखाई देते हैं, तो जितने इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है उससे ज्यादा इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। आज भी चाइना, जहां पे फर्स्ट चाइल्ड पॉलिसी जब लेके आया था तो पता चलता है कि बूढ़े ज्यादा हो गए हैं और युद्ध कम हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिला, इसलिए फर्स्ट से 3 चाइल्ड पे वो लेके आ चुका है। तो सर देखिए, सिर्फ पॉजिटिविटी इज नॉट गुड, आपको नेगेटिविटी भी लेके चलनी पड़ती है। हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, हम चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बट आप मुझे बताइए क्या ये राज्य का मामला है? इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आना चाहिए था, पास करना चाहिए था, तब अच्छी बात थी, ये चीज लागू होती है, हर कोई चाहता। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करी। आप बात कर लीजिए, आप इतिहास में जाइए सर, आपको पता चलेगा यूसीसी की हमेशा से बात हुई है, इसको हमेशा संसद पे रखा गया है,
हम इसके अगेंस्ट में नहीं है, बट हम ये कहना चाहते हैं कि अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर महंगाई की बात कर रहे हैं, आज अगर सर कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करें तो क्या रिजल्ट मिला है, आप हमें बता दीजिए। और जपेंद्र जी, आप लोगों पर आरोप ये लगता है कि मुद्दे तो उठाए जाते हैं पर आप लोग सजेशंस दिए जाते हैं, आप लोग सुनते नहीं हैं। यही वजह है कि गाने बनते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, अभियान चलाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में बैठी हैं उनके द्वारा। आखिर दिक्कत क्या है, आप लोग इनकी सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि सजेशन इनकी तरफ से जितने भी मेहमान हमारे साथ बैठे हैं सबने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं। ये तो कांग्रेस का बेवजह का शगुफा है। देश के लिए और राज्यों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा टास्क भी है और भविष्य की जरूरत भी है। उत्तराखंड के मुद्दे का क्या सर? भारत एक विकासशील है और इस भारत के साथ ही अगर हम एशियन पैसिफिक में देखें तो लगभग दुनिया की आधी के लगभग आबादी जो है इस एशियन पैसिफिक में निवास करती है। और अगर हम दुनिया को देखें तो आने वाला संकट पूरी दुनिया के अंदर अनाज और पीने के पानी का संकट होगा जो आने वाला समय है। जिस तरह से हमारी इंटरनेशनल सर ठीक है, ये तो वो योजनाएं हो गई जिन पे आप लोग काम कर रहे हैं, ये वो लॉज है जिन पर आप काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी कितने मुद्दे खुद यूकेडी ने उठा दिए, कितने मुद्दे पत्रकार महोदय ने उठा दिए, कितने कांग्रेस ने उठाए। तो ये अकेले कांग्रेस का मामला नहीं है, ये पहाड़ का मामला। क्या आपको लगता नहीं है वो मूलभूत जरूरत है? शुरू हुए हैं, आप जब हमारी 3 मिनट बाद हमारे खत्म हो जाएगी, जो हमारा वर्जन खत्म हो जाएगा तो तब आप उसका आकलन कीजिएगा। अभी तो आप केंद्र पे ना जाए ना सर, अभी उत्तराखंड के टॉपिक में तो केंद्र पे नहीं जाते। आवश्यक है जो डिबेट्स का मतलब ये होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। तो मुद्दे तो सभी आने चाहिए बीच में। अगर जब राष्ट्र की बात होती है, राज्यों की बात होती है तो सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब हम शांति भट्ट जी की बात पे आ जाते हैं। देखिए, जो लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में चेहरे चुने जाते हैं वो जनतंत्र और जनतंत्र की ताकत के आधार पर चुने जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि राज्य बनने के बाद इस प्रदेश की जनता ने यूकेडी को मौका नहीं दिया या यूकेडी के नेतृत्व को चुनने में जनता ने किसी तरह की कोई कंजूसी करी हो। अगर आप शुरुआती चुनाव देखें तो 5 विधायक दिए थे ना यूकेडी को, उत्तराखंड के आम जनमानस ने, आम उत्तराखंड वासी ने 5 विधायक दिए थे ना। तो वो 5 विधायकों ने सत्ता का सुख लेते हुए कांग्रेस के साथ क्या यही तो दिक्कत है, झूठ बोलो बार बार बोलो। हुआ कि आज उत्तराखंड का आम जनमानस, आम उत्तराखंड वासी एक भी विधायक यूकेडी को देने को तैयार नहीं है। ये तो इन्हें अपने गिरेबान में खुद झांकना होगा। दोषी ये भी हैं आज जिस हालात का हमारा दोष है क्योंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं, इसको मैं स्वीकारता हूँ। पाप इनसे हमारा दुर्भाग्य है ये, मैं इसे स्वीकारता हूँ कि हम जनहित के मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं, हम वोट पाने में सफल नहीं है, मैं इसको स्वीकारता हूँ। मगर आपको जिस जनता ने वोट दिया है उस जनता का गला घोटने का काम क्यों कर रहे हो भाई? आप इसका जवाब दे दो। हाँ ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें जपेंद्र जी, और हमारी बात को सुनिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। आपको जब ये नहीं पता कि कितने विधायक जीत के आए, ऐसा थोड़ी ना है कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बन के झूठ बोलोगे स्वीकारा जाएगा। आपको यही नहीं पता, आपको जुम्मे अरे पहले भाजपा बन के तो देखो, पता नहीं कितने दलों का पानी पीकर आप यहाँ आए हुए हो, वो आम आदमी पार्टी की तरह झूठ बोल रहे हो। हाँ, ये इस तथ्य को निश्चित तौर पर विपक्ष है, विपक्ष हो हल्ला करेगा। आप भारतीय जनता पार्टी को गाली भी देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों को जो है एक अच्छा कार्य बता दो भी बनकर दिखाएंगे। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी राग द्वेष से निकलकर, जात पात से निकलकर, क्षेत्रवाद से निकलकर, और ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मात्र उत्तराखंड के नहीं है, संपूर्ण देश के लिए। हम सब भारतवासी हैं, हम सब उत्तराखंड वासी हैं। हमारे अंदर एक नेशनल कैरेक्टर आना चाहिए। हम सैनिक बहुल प्रदेश के वासी हैं। उत्तराखंड को आज आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन वचनबद्ध है, कृत संकल्पित है कि उत्तराखंड को आने वाले समय में देश के अग्रणीय राज्यों में शुमार करना है।
देश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी नाम मात्र भी ना हो, देश के साथ साथ उत्तराखंड का विकास पहले पायदान पे हो और हमारा प्रदेश आर्थिक तौर पर उन तरक्की के उन रास्तों पे जाए कि जो हमारा आम उत्तराखंडवासी है, जो हमारा पर्वतीय जनपदों में रहने वाला उत्तराखंडवासी है, वो पलायन को मजबूर ना हो, उसे उसी के क्षेत्र में, उसी के जिले में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की भरपूर सुविधा मिले। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ये भरोसा दिला सकते हैं कि आने वाले समय में आप देखेंगे, जब आप आकलन करेंगे पूर्ववर्ती सरकारों का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र के सहयोग का, तो आप पाएंगे कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए जितना बेहतर कर सकती थी उससे बढ़कर काम करा है और उसका लाभ आने वाले समय में प्रत्येक उत्तराखंडवासी को मिलेगा, हमारे प्रत्येक उस बहन भाई को मिलेगा जो पलायन के इस दंश को झेल रहा है। वो पलायन से बाहर निकलकर आज रिवर्स माइग्रेशन की तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं काम कर रही हैं, हाँ आज ठीक है, आप आलोचना कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, आपकी आलोचनाओं को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, आपके आरोपों का हम हंसकर जवाब देते हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के लिए रात और दिन एक कर रही है और जिसके नतीजे जल्द ही सामने आए। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। हरीश मेखूरी जी, सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए कि आखिर ये जो गाने रिलीज किए जा रहे हैं, आज कांग्रेस ने किया, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, कितना फायदा चुनाव में होता है और कितना इसका असर जनता के बीच में देखने को मिलता है? देवदर्शन जी, अगर ये गाना चुनाव के समय पे आता तो थोड़ा सा लाभ होता, लेकिन अब क्योंकि इस समय चुनाव तो है नहीं, तो शायद ये गाना जो है मतलब लोग सामान्य रूप से ही लेंगे, इसका वोट के रूप में लाभ नहीं होगा। ये तो करीब करीब जो लॉन्च करने वाले हैं उन्होंने भी, उनको भी पता है। एक सुझाव मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए देना चाहूंगा। देश में स्टार्टअप परियोजना चल रही है मोदी जी के आह्वान पर। उत्तराखंड के जो 8 पर्वतीय जिले हैं वो अभी भी उद्योगहीन है। 20-21 साल 22 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए हैं। तो उन पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं ने करीब सरकार का जो आंकड़ा है 15 लाख लोगों ने राज्य बनने के बाद पलायन किया है और करीब 8 लाख लोग इस राज्य में बाहरी स्टेट से पलायन कर। तो संपर्क उनसे टूट गया है। मैं आपके पास आऊंगी कुंवर जपिंदर जी, फाइनल कमेंट दीजिए सर शॉर्ट में। तो दोनों मेहमानों का संपर्क यहाँ पर टूट चुका है। फिलहाल आपके पास आऊंगी शांति प्रसाद भट्ट जी, फाइनल कमेंट दीजिए सर शॉर्ट में। फाइनल यही है, यदि गीतों से विकास होता तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो चुका होता। हमारा सुझाव है गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ने के लिए सरकारी योजनाएं ऐसी लागू हों जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। गांव का किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने को आर्थिकी से मजबूत करे। ऐसा नहीं हो पा रहा है, यही कारण है कि सरकारें बदल रही हैं, हालात नहीं बदल पा रहे हैं। इसमें सुधार की जरूरत है और इन दोनों पार्टियों से इसकी उम्मीद करना बहुत बड़ा झूठ, सच नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है और जनता अब समझ भी रही है। अब देखना यह है कि इतना लुटने के बावजूद भी यदि कोई इनके साथ चिपका हुआ है फेविकोल की तरह, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने की ओर अग्रसर है। ये ऐसा ना हो, ये उम्मीद हम करते हैं। इस चर्चा से यही निकलता है। मनोज फुलारा जी, क्या कहेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में आपकी कोई धरातल पर कार्रवाई होगी या सिर्फ इसी तरीके से सोशल मीडिया पर सॉन्ग्स के थ्रू आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, धरातल पर जाया जा रहा। हम बस ये चाहते हैं कि जो अहम मुद्दे हैं उत्तराखंड के उसको सामने प्रेजेंट किया जाए। पूरे डिबेट में सर ने इसकी बात नहीं करी और कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होते हुए दिखाई दिए। एक तरफ तो ये यहाँ के युवाओं को बाहर भेजने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हम पलायन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पलायन पे काम कर रहे थे तो पलायन की रिपोर्ट कहती है कि यार पलायन तो और बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कॉन्ट्राडिक्ट है। इन्होंने ना तो गाना सुना ना ये मुद्दों पे आए हैं। ये सिर्फ ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना एक लॉलीपॉप देने की कोशिश, बस वही चल रही है। अहम मुद्दों पे बात कीजिए ना आप। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये चर्चा हो रही थी, जो कांग्रेस ने गीत लॉन्च किया है वो कितना आगे आने वाले समय में हितकारी कांग्रेस के लिए होगा या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये क्या एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, वाकई में जनता के हितों में इसका कोई फायदा होता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही क्वेश्चन आवर में। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।